इधर सुनो। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं पहले से ही बता देता हूं किन बच्चों को ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। यदि आपके पास फुल प्रूफ 30 डेज का प्लान बना हुआ है ना भाई, जाके आप एग्जीक्यूट करो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा फुल प्रूफ प्लान नहीं है और आपकी स्टडी 30-40% ही भी हुई है और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया इतना बड़ा सिलेबस हम 30 डेज में कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना। बिकॉज मैं यहां पे देने वाला हूं सिंपल 3 स्टेप मॉडल, जिसको यदि आपने अच्छे से एग्जीक्यूट किया ना तो आराम से ये एग्जाम क्लियर करने वाले हो। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर अपने पूरे सिलेबस की रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करोगे, यानी पास्ट पेपर एनालिसिस मैं करके भी दिखाने वाला हूं कि कैसे आप जो है उन टॉपिक को पढ़ना चालू करोगे जो इंस्टीट्यूट हर बार एग्जाम में पूछता चला जा रहा है, बिकॉज उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे बेटा जी स्मार्ट लर्निंग अप्रोच क्या होती है, प्रैक्टिकल की और थ्योरी की। इसके लिए हम डिटेल में एक फ्रेमवर्क देखेंगे कि आखिर थ्योरी को आप कम रिवीजन के साथ भी कैसे रिटेन करोगे लंबे समय तक के लिए। और वीडियो के थर्ड पार्ट में होगा आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, साथ में साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे ध्यान रखना है। बिकॉज आपको पता है 30% आपका पोर्शन होता है एमसीक्यू, 70% राइटिंग का, और बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को 1 to 10 की स्केल में बताओ कि आपकी आखिर प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ऑनेस्टी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बेटा जी हम शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 के साथ, सिलेबस एनालिसिस विद पास्ट पेपर। बेटा जी यदि आपको कोई भी एग्जाम लिखनी और आपके पास बहुत कम टाइम है ना, सबसे बढ़िया रिसोर्स होता है कि आप ना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना चालू करो। मतलब भैया अरे एसएम में आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ रखी होगी। आप ये देखो कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, रादर देन कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। भैया थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताओगे ना तो काम बन जाए उनका। अभी मैं आपको ना लॉ सब्जेक्ट के साथ प्रिपेयर करके आया हूं पूरा, और एक सब्जेक्ट का पूरा पूरा दे देता हूं, बाकी सब्जेक्ट का भी लगेगा। आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज इसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यदि आप लॉ पढ़ना चालू कर रहे हो ना, जो कि मोस्ट डेंजरस सब्जेक्ट है, आई नो यार, ऑडिट लॉ थ्योरी सब्जेक्ट सीए में बहुत ज्यादा बहुत सारे बच्चों को परेशान करती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपका मई 24, सितंबर 24 और जनवरी 25 ये न्यू सिलेबस के 3 ईयर के पेपर हैं, जिसको मैंने सिंपल सा एनालिसिस किया है। और आप भी खुद ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बताता हूँ कैसे करोगे। सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें देखोगे तो पैटर्न क्या रहता है, 5-5-4, मतलब टोटल 14 मार्क्स का जो है वो पेपर आने वाला है। आपको पता है 70 मार्क्स का क्या रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव, 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहने वाला है। इसमें यदि बेटा जी कोई कॉमन चीज ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो आपको कुछ दिखेगा। यहाँ प्रोस्पेक्टस, यहाँ प्रोस्पेक्टस, यानी दोनों तीनों अटेम्प्ट में मिलाओगे तो क्या प्रोस्पेक्टस के चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन में। वहीं देखोगे तो फेमा भाई कंपलसरी आ ही आ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सी में। और यहां पे देखने की कोशिश करोगे तो 2 बार चैप्टर 10 को पूछा गया, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऑडिट एंड ऑडिटर वाले चैप्टर से आपसे पूछा जाए चैप्टर नंबर 7। यदि आप चैप्टर नंबर 7 की बात करोगे ना तो बेटा जी लगभग लगभग हर क्वेश्चन में दिख जाता है ये। यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, इसके अलावा आपको जो है मैं इस अटेम्प्ट में बताता हूं। यहाँ पे आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 7 की हम यदि बात करें तो यहाँ पे दिखने वाला है। इसके अलावा इस अटेम्प्ट में यहाँ पे आपसे ना एमसीक्यू पूछा गया था चैप्टर नंबर 7 से। ये यहाँ पे देखोगे तो मैनेजमेंट इन पूछा गया, देन इसके अलावा चैप्टर नंबर 7। कुछ कॉमन एरिया आपको पता चल रहे हैं क्या कि चैप्टर नंबर 7 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा जी। आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पूछा गया, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस पूछा गया, यहाँ पे शेयर कैपिटल, मतलब 3 और 4 वाले चैप्टर से जो है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट 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 तीनों अटेम्प्ट में पूछा गया। यहाँ पे देखोगे
चैप्टर नंबर 13 से आपसे हर बार जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आपको एक कॉमन पैटर्न नजर आ रहा है क्या? जब आप अपनी पढ़ाई चालू करोगे तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग करना चालू करोगे कि भाई यदि ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, फेमा क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने। यदि यहाँ पे देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया रिसेंट 2 अटेम्प्ट में। यहाँ पे देखोगे तो अगेन मैनेजमेंट, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन चार्जेस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी 6 और 7 वाले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 14 जो है वो यहाँ पे आ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में। यदि यहाँ पे देखोगे बेटा जी तो ऑलमोस्ट डिविडेंड डिविडेंड, इसके अलावा यहाँ पे फॉरेन कंपनी पूछा गया, एलएलपी फिक्स हो चुका है किसमें? चैप्टर नंबर 4 के पार्ट बी में। इसके अलावा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो चैप्टर 9 और 10 का पूरा डोमिनेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछा जा रहा है, चैप्टर नंबर 9 10 9 10। एलएलपी एक छोटा सा चैप्टर, पर आप देखो इसके मार्क्स देखो 9 to 10 मार्क्स इसका वेटेज स्पेशली आईसीएआई ने दिया हुआ है। यदि आप चाहते हो कि ये पूरा का पूरा आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको वेटेज वाइज चाहिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, ये पूरा पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा। बट आपको ना ये अपने वे में रिसर्च, मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दिखाया हूं कि जब आप लास्ट के 30 डेज की प्रिपरेशन करोगे ना, तो थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे तो देखोगे अगेन मैनेजमेंट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, कितनी बार रिपीटेटिव बेसिस पे उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे अकाउंट ऑफ कंपनी, फॉरेन कंपनी और डिविडेंड, यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन दिखा है जहां पे थोड़ा सा जो है मिक्स मैच, पर आप देखोगे तो 8 9 और 10 वाले चैप्टर से ही पूछा जा रहा है। अगेन चैप्टर नंबर 10 और फेमा फेमा, यदि फेमा की बात करें तो बेटा जी पहला और लास्ट वाले क्वेश्चन का जो है सी पार्ट जो है वो फेमा से पूछे जा रहे हैं। क्या आपको ना एक पूरा पैटर्न नजर आया इंस्टीट्यूट के पेपर में? इतना भी हार्ड नहीं है, यदि आप उसको डिकोड कर लेते हो ना, रियली ये एग्जाम बहुत जो है वो आसान बन जाएगी। ये मैंने लॉ के लिए एनालिसिस करके दिया है। यदि आपको और भी बाकी सब्जेक्ट के लिए चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, जरूर मैं इसके लिए बना के लाने वाला हूं। और बेटा जी ये सारी चीजें ना आपको एक जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करनी होगी। एक बार ये सारी चीजें कर ली ना, आपको इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू करनी होगी। और ये सारी चीजें ऑलरेडी हम अपनी 1-to-1 मेंटरशिप में विद आपका टेस्ट इवेल्युएशन जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, ये सारी स्ट्रेटेजी, टॉपर कॉपी एनालिसिस, सारे सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाता है मेंटरशिप बैच में। यदि आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना। देन इसके बाद तो चलते हैं हम सेकंड अपनी टेक्निक पे, वो है स्मार्ट लर्निंग अप्रोच। भैया ये क्या कहलाती है? स्मार्ट लर्निंग अप्रोच का मतलब है बेटा जी कि हमें ना दो जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल और थ्योरी, उनके लिए ना अलग अलग अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। देखो इस टाइम पे यदि 30 डेज बचे हुए हैं, इट्स रिक्वायर्ड आप 10 से 12 आवर्स कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो करो। बिकॉज आप यदि कंसिस्टेंट रहे ना, और 10 से 12 घंटे कंसिस्टेंट, मैं नहीं बोलता भैया कि आपसे 15-18 घंटे, ये पढ़ाई मैंने भी अपने टाइम पे नहीं पॉसिबल कर पाया था, आप कैसे कर पाओगे? तो ये आप 12 से 13 घंटे भी कंसिस्टेंट रहे, काम हो जाने वाला है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक टाइम डिसाइड करो, और अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, तो वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस वर्किंग नोट को ना बहुत अच्छी से करके आना हर एक क्वेश्चन में। इसके लिए मैं एक और टेक्निक फॉलो करता था, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते थे ना बेटा जी, मैं उनको ऐसे क्वेश्चन पे ना एलडीआर और एलएमआर लिख देता था। एलडीआर और एलएमआर क्या मतलब होता है? जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक आध एडजस्टमेंट नहीं बचा, उसको मैंने एलडीआर, लास्ट डे रिवीजन पे टैग कर दिया। और एलएमआर का मतलब ये क्वेश्चन तो ऐसा गट फीलिंग बोल रही है कि ये क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा एग्जाम में, उसको एलएमआर लिख दोगे, और इस तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करोगे। अब बात आती है थ्योरी सब्जेक्ट की, जो कि बच्चों की बहुत दुखती नस होती है। तो थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करोगे? देखो थ्योरी के लिए ना मैं एक सिंपल सी टेक्निक अप्लाई करता था। सुबह और शाम दो टाइम एलोकेट करके रखता था, ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 घंटे। यदि ऑडिट पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, उसको बस रिवीजन करते जाना है आपको। जैसे ही आप सुबह उठ रहे हो, 1 घंटे पूरी तरीके से चीजें रिकॉल करना है, रिवीजन नहीं करना है। आप पन्ने पलट रहे हो, नहीं, आपने कल क्या पढ़ा था उसको पूरा रिकॉल करना है। पूरे दिन में क्या पढ़ा, जब भी आप सोने जा रहे हो ना, उसको पूरी अच्छे तरीके से रिकॉल करो। और एक चीज और फॉलो करता था मैं, कोई भी चैप्टर मैंने पढ़ा ना, उसका ऐसे फ्लो चार्ट बना देता था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। मैंने यहाँ पे 4-5 चीजें जो है वो टैग कर ली। मैंने क्या किया,
सिंपल सा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया कि चैप्टर में 4-5 चीजें क्या-क्या हैं। यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट लिख दिए और उसके साथ मैंने क्वेश्चन नंबर टैग कर दिया, जो कि आप अपनी जो भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो वहां से कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपने भले 2 रिवीजन किए बट आपका एक जो है वो रिकॉल सिस्टम बना हुआ है कि मैंने जो भी चीजें की है ना वो यहाँ पे लिखी हैं। जब आप 1.5 डेज से पहले बैठोगे ना तो ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है और कम टाइम में अच्छा क्वालिटी आप रिवीजन कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट जो है वो हम थर्ड पॉइंट की। और ये वीडियो में आप यहां तक पहुंच गए हो ना और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और अमेजिंग वीडियो आपको मिलने वाले हैं। और हाँ, मेरे को अपने नाम के आगे सीए लिख के जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मेरे को पता चले कितने ट्रू व्यूअर्स हैं जो कि यहाँ तक पहुंच पाए, बिकॉज सबके बस की बात नहीं रहती इतने पेशेंस के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो अब हम समझते हैं कि आखिर में हमको आंसर राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट पे कैसे ध्यान देने चाहिए। बेटा जी, इस टाइम पे ना आपको हमेशा कॉन्सेप्ट 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 के पीछे नहीं भागना है। मैं रादर देन बोलता हूं आपको क्वेश्चन के पीछे भागना है। जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बिकॉज यही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। आपसे भले कितनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बनता रहा और यदि आपका देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आया ना तो बाउंसर निकल जाएगा, भले आईसीआई ने पीवाईक्यू में उसको पूछा हुआ है। तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन एक बार करके जाओ, आपसे एक कॉन्फिडेंस आएगा। और यदि आप जो है कम कॉन्सेप्ट के साथ भी जितना कॉन्सेप्ट किया उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी की ना, आपका जो ओवरऑल एग्जाम में स्कोर होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज आप क्वांटिटी पे नहीं गए हो, आप गए हो क्वालिटी पे, और क्वालिटी ऑलवेज मैटर करती है। यदि आप क्वालिटी के साथ चल रहे हो ना तो बहुत ज्यादा आप स्कोर अच्छे से कर पाओगे। आपको हर एक चैप्टर पढ़ने के साथ साथ ना क्वेश्चन की आंसर प्रैक्टिस करते रहनी है। और स्पेशली लॉ और ऑडिट में मेरे को बहुत सारी ऐसी मार्कशीट मिली जहां 30 मार्क्स 40 मार्क्स आ जाते, बिकॉज आजकल एमसीक्यू रहता है। बट जो 70 मार्क्स का हमारा पेपर होता है ना उसमें 15-20 मार्क्स भी नहीं आ पाते, बिकॉज हम जो है प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। और उसी के लिए हमने जो है वो टेस्ट सीरीज मेंटरशिप रखी हुई है यार, कि वहां पे चैप्टर वाइज पोर्शन वाइज इसके अलावा फुल सिलेबस मिलते हैं। और ये सब 100% रिफंड पॉलिसी के साथ मिलता है। आपको यदि इंटरेस्ट है तो जरूर एक बार आप चेकआउट करोगे। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं आखिर आप टाइम बेस्ड स्टडी कैसे करने वाले हो। बिकॉज ये जो 30 डेज बचे हुए हैं ना इसमें आउटपुट निकलने वाला है पूरे 50-60 डेज का। बिकॉज सारी चीजें पैनिक है और आपके ऊपर भी प्रेशर है। हर एक को टाइम बाउंड करो, आज ही लिखो कि आपको एडवांस अकाउंट में, लॉ में, टैक्स में, कॉस्ट एफएम में कितना टाइम लगने वाला है, और उस टाइम से 10-20% डेविएट हो, इससे ज्यादा नहीं हो। बिकॉज आपके पास एक प्रॉपर स्केड्यूल रहेगा ना तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यदि आपसे ये स्केड्यूल बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को टेलीग्राम पे जरूर डीएम करना, मैं आपकी हेल्प जरूर करने वाला हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। ये 30 डेज का प्लान जो है वो अच्छे तरीके से आप एग्जीक्यूट करो। जो भी चीजें मैंने बताई हैं इसमें उसको अच्छे से एनालाइज करो, सारे प्रीवियस पेपर लेके बैठो। यदि आपको मेरे और भी कोई वीडियो की नीड है आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो में वैल्यूएबल कंटेंट मिला हो। यदि मिला है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना, यदि आपको लगा हो कि थोड़ी सी भी आपकी मदद हुई है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।